गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे हम लोग अपने प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चैप्टर 3 तक पहुंच चुके हैं। दैट वाज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। आई होप दैट यू हैव लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, नाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्टली ब्रीफ दे देती हूँ कि व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। हमको इस चैप्टर में सबसे पहले मेटल्स के बारे में पढ़ना है, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द नॉन मेटल्स। इनकी पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और देन वी हैव टू डिस्कस इट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। नाउ क्लास 9th में, इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस मेटल्स। तुमने बहुत एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। एलिमेंट्स को देख के उनको मेटल और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई भी किया है। तो थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। अपने लाइफ में कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के इस्तेमाल के बारे में सोचो। जो तुम बर्तनें इस्तेमाल करते हो वो हो गए मेटल्स, और कुछ एग्जाम्पल्स नॉन मेटल्स के। व्हाट प्रॉपर्टीज डू यू थिंक वाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट। क्या प्रॉपर्टी तुम दिमाग में रखते हो जब तुम सब्सटेंस को मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई करते हो। हाउ दिस प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द यूज ऑफ दिस एलिमेंट्स। कैसे ये प्रॉपर्टीज रिलेटेड होगा एलिमेंट्स के इस्तेमाल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्टली ऑफ मेटल, देन सेकेंडली ऑफ नॉन मेटल। The easiest way to grouping substance is by comparing their physical property। किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को निकालना है बाहर तो उसको दूसरे से कंपेयर करो, वो अपने आप कम है ज़्यादा है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएगा। Let us study this with the help of the following activity। For performing activities 3.1 to 3.6 collect the sample of following metals। इन सब सैम्पल्स को कलेक्ट कर लो। अब आ जाओ एक एक करके एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 3.1। एक्टिविटी 3.1 में इन सब मेटल्स को ले लो और देखो, और सबसे पहले ले लो और उनके सरफेस को अच्छा से देख लो। देन क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद द सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। उसके बाद एक बार देख लिया उसको, उसके बाद सैंड पेपर से रगड़ के देखो, उसके बाद उसका अपीयरेंस देखो सैंड पेपर से रगड़ने के बाद। क्या पहले वाला मेटल्स चमक रहा था लेकिन सैंड पेपर्स के बाद मेटल्स में शाइनिंग आ गई। यही प्रॉपर्टी मेटल्स की बोलते हैं कि मेटल अपने प्योर स्टेट में उसके ऊपर में जब ऑक्साइड की कोटिंग ना होए ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के कारण या मॉइस्चराइजर आने के कारण एयर से, तो वो शाइनी सरफेस प्रिजर्व करता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द लस्टर। पहली प्रॉपर्टी क्या मिल गई हमें? पहली प्रॉपर्टी हमें लस्टर मिल गई। ठीक है। आओ उसके बाद पहली प्रॉपर्टी लस्टर। एक्टिविटी 3.2 में क्या मिला? टेक ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एंड ट्राई टू कट दिस मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। इन सबको तुम कट करके देखो, क्या ये कट होंगे? नहीं, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे और मिल गई, दैट इज ऑफ हार्डनेस। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें, क्योंकि सोडियम और पोटाशियम भी मेटल होते हैं लेकिन वो नाइफ से कट हो जाते हैं। याद देखो, कॉशन, जब भी तुम पीस ऑफ सोडियम मेटल लेते हो विद अ पेयर ऑफ टंग विथ केयर एंड ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर एंड पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ। सोडियम को नाइफ के द्वारा कट करोगे तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि वो कट हो जाएगा। लेकिन जनरली मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन इज देयर, सोडियम एंड पोटाशियम नाइफ के द्वारा कट हो जाते हैं। और गैलियम और सीजियम भी ऐसा मेटल है जो पाम में ही मेल्ट हो जाता है। ठीक है, कि कुछ एक्सेप्शन है। टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद अ हैम्पर। अब क्या करो, एक टेबल लो, उसके ऊपर मेटल्स को लिखो और उसको हथौड़ी से बार बार पीटो। तो क्या उससे आवाज़ आएगी? आवाज़ आएगी? हर एक मेटल के साथ ट्राई करके देखो तो यस, देयर विल बी द साउंड प्रोड्यूस। तो मेटल्स जो होते हैं, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तुम मारते जाओ तो वो पतले हो जाएंगे। तो एक तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए वो सोनर होते हैं क्योंकि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन उसको मारते जाओ तो वो पतली सीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेलेबिलिटी। जब किसी सब्सटेंस को हैम्पर से मार के पतली सीट में कन्वर्ट की जाती है तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी बोलते हैं। एंड गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं वो मोस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं। तुम याद ही है, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर्स को ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको पतली पतली गहनों में, कड़ियों में कैसे लगाया जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड द मेलिएबल। ठीक है, अब आ जाओ, दैट वाज द
3.4 लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन द डेली लाइफ। तुमने कॉपर के वायर देखे होंगे, सिल्वर के भी वायर होते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। वहाँ हमने देखा तुम हैम्पर से मारे जा रहे हो मेटल्स को और वो पतली सीट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबल। इसलिए मेटल जो होते हैं वो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करती है, और गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स है। अब मेटल्स को जब तुम एक थीन वायर में कन्वर्ट कर लो, जैसे कि तार वायरों में कॉपर की वायर होती है, तो वैसे पतली वायर में कन्वर्ट कर देना। और गोल्ड, याद रखना, गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। यू हैव बीन सरप्राइज्ड टू नो दैट वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। इतना डक्टाइल होता है गोल्ड कि उसका 2 किलोमीटर तक एक वायर ड्रॉ बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। क्यों? क्योंकि मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स एंड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। इनकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी प्रोसेस या प्रॉपर्टी कंटेन करने के कारण ही हम इसे कोई भी शेप, साइज, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गोल्ड तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, और गोल्ड और सिल्वर दोनों ही सबसे ज़्यादा मेलेबल होता है। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हो तुम। डू यू नो स्टील का इस्तेमाल करते हो। डू यू नो वाई दिस मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स? लेट अस द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। अब देखो तुम क्यों इस्तेमाल करते हो मेटल्स का इन द केस ऑफ फॉर्मिंग द वेसल्स, मतलब बर्तनें बनाने में क्यों काम करते हैं। मान लो एक एल्युमिनियम और कॉपर की वायर लो, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड। एक स्टैंड में उसको होल्ड कराओ और उसको हीट करना स्टार्ट कर दो। हीट द वायर विद अ स्पिरिट लैम्प, candle or a burner near the place where it clamped. What do you observe after some time? Note your observation and does the metal wire melt? क्या metal melt होगा? The above activities show that metals are good conductor of heat and have the high melting point, and the best conductor of heat are silver and copper. Lead and mercury are comparably poor conductor of heat. देखो, कभी भी बर्तन चलाते हो तो उसको खाना बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल में किया जाता है? क्योंकि वो उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो जल्दी से आग के थ्रू मेल्ट नहीं हो जाएंगे, हमारा खाना अच्छा से बन जाएगा। दैट्स वाई मेटल का इस्तेमाल वेसल्स बनाने के लिए होता है, क्योंकि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा कंडक्टर लोग हीट का, उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। लेकिन एक्सेप्शन इज़ देयर, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम का इस्तेमाल बर्तनें बनाने में की जाती है, लेकिन एक्सेप्शन है लेड और मर्क्यूरी, जिनके पास पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। दैट्स वाई हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सोन इन द फिगर। एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप करो, बैटरी लो, बल्ब लगाओ, स्विच दो और क्लिप्स के थ्रू 2 मेटल्स को जोड़ दो। क्लिप्स के थ्रू बीच में मेटल लग के जोड़ दो। अब अगर करंट मेटल से पास हुआ तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं ग्लो करेगा। तो इस एक्टिविटी में क्या देखा? यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC और अ रबर लाइक मटीरियल। देखो, एक तो वायर है, वायर के ऊपर तुम देखोगे रेड, ब्लू, ग्रीन या अलग अलग पिंक, इन सब कलर की कोटिंग लगी, इन सब कलर की कोटिंग लगी हुई थी। और इसके अंदर क्या चलता है? और इसके अंदर तुम्हारा वायर चलता है। तो ये जो कोटिंग होती है वो रबर की होती है कि हमें करंट ना लगे, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो रबर लाइक मटेरियल की। वाई आर द इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सब सब्सटेंस? क्यों इलेक्ट्रिक वायर को सब सब्सटेंस से कोट किया जाता है? क्योंकि मेटल्स स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस एंड डू दे प्रोड्यूस अ साउंड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे बताया नहीं, यहाँ पे बस बोल दिया क्यों करता है। क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और अगर वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी से, तो जब भी तुम स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी मेटल से दौड़ेगी और एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, और अगर उसमें रबर नहीं हुआ और यू हैव टच दैट थिंग तो तुम्हें करंट लग सकती है। तो उससे बचने के लिए हम लोग उसमें PVC और रबर लाइक मटेरियल की कोटिंग देते हैं। और साथ ही साथ जब भी मेटल को पीटते हो तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे कि स्कूल में बेल्स, वो भी मेटल के होते हैं, तो जब भी उसमें हम लोग मारते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो दैट्स वाई ये सोनरस होता है, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। अब नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड। हमने पढ़ा कि मेटल्स क्या होते हैं? लस्टर होते हैं, शाइनिंग सरफेस कंटेन करते हैं मेटल्स। सेकेंड क्या होते हैं? हार्डनेस होते हैं। एक्सेप्शन हो गया सोडियम, पोटाशियम, गैलियम और कैल्शियम।
थर्ड, मेटल्स का गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक्सेप्शन लेड और मर्क्यूरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। फिर हमने पढ़ा मेलेबल होता है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को कंटेन करता है। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स होते हैं और साथ ही साथ गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी भी कंटेन करता है। 2 किलोमीटर तक वायर ड्रॉन की जा सकती है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से, और सोनोरस होता है। दैट्स ऑल। आ जाओ नन मेटल्स पे। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर द वेरी फ्यू नन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। मेटल्स ग्रुप फर्स्ट में आता है, ग्रुप सेकेंड में आता है, ग्रुप थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है, और इट इज़ अप टू एक्चुअली 12 ग्रुप तक। और पीरियड्स की 12 ग्रुप तक आता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ये तीनों ही मेटल से भरे हुए हैं। बाकी पी ब्लॉक में ही नन मेटल्स है, तो मेटल्स के हिसाब से नन मेटल बहुत कम है। तो सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नन मेटल्स क्या हो गए? कार्बन, सल्फर, आयोडाइन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। द नन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमाइन। देखो ये चीज़ तो मेटल में भी लागू करती है। मेटल जनरली सॉलिड होता है, एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी जो लिक्विड स्टेट में एग्री करता है। लिख लेना, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं और इसके एक्सेप्शन क्या हो जाएंगे? मर्क्यूरी। ठीक है। साथ ही साथ नन मेटल्स जनरली सॉलिड और गैसेस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आ जाओ इनकी। कलेक्ट सब सैंपल ऑफ कार्बन, सल्फर एंड आयोडाइड एंड कैरी आउट ईच एंड एवरी एक्टिविटी दैट यू हैव डन फ्रॉम 3.1 to 3.6 विद दिस नन मेटल। तुम ऑब्जर्व करोगे, अगर मेटल्स हार्ड है तो ये सॉफ्ट होते हैं, अगर मेटल्स सोनरस है तो ये नन सोनरस होते हैं। अगर मतलब जितनी भी चीज़ मेटल्स में पाए गए उन सब में नन लगा के नन मेटल्स में चिपका दो। दैट्स ऑल। जस्ट यहीं पे ऑब्जर्वेशन दिया है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन लिस्ट शुरू होता है। इतने प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद अब हम लोग यहाँ एक्सेप्शन पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ो, नन मेटल्स और मेटल्स के बारे में। तुमने ये जनरली पढ़ा कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। मैंने एक्सेप्शन बताया सोडियम, पोटाशियम, गैलियम, कैल्शियम का। तुमने बोला जनरली मेटल्स के पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन इज लेड एंड मर्क्यूरी। यही एक्सेप्शन लिस्ट नाउ वी आर डिस्कसिंग। नंबर 1, ऑल द मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तुमने देखा, मैंने अभी बताया, सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ये 5-6 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुमने ऑब्जर्व किया मेटल्स जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट कंटेन करते हैं। दिस इज ट्रू कि मेटल्स जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट कंटेन करते हैं, लेकिन गैलियम और कैल्शियम का लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है। दिस टू मेटल विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। ये तुम्हारे पाम में भी मेल्ट हो जाता है। यही बोला था मैंने कि जनरली नाइफ से बाकी सब मेटल तो कट नहीं होंगे, लेकिन सोडियम और पोटाशियम कट हो जाएंगे। और साथ ही साथ गैलियम और कैल्शियम इतने सॉफ्टी मेटल्स होते हैं कि वो पाम में ही गल जाते हैं। आयोडीन जो होता है, एक्चुअली मैंने बताया सब में नन लगा दो। नन मेटल्स में आयोडीन एक नन मेटल्स होता है, और मैंने बोला कि नन मेटल्स नन कंडक्टिंग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आयोडीन इलेक्ट्रिसिटी कंजिस्ट करता है। और ये लस्टरस, सॉरी आयोडीन नॉट इट्स ग्रेफाइट। आयोडीन जो होता है, जैसे मैंने बोला सब में नन लगा दो, तो मेटल्स लस्टरस होता है, तो नन मेटल नन लस्टरस होगा। एक्सेप्शन इज दैट मेटल, नन मेटल्स में एक ऐसा एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड आयोडीन जो कि लस्टरस प्रॉपर्टी को शो करता है, तो आयोडीन लस्टरस होता है। कार्बन नन मेटल है, लेकिन इसके कुछ ऐसे एलोट्रोप्स है जिसको बोलते हैं उससे निकले हुए प्रकार, जो कि कुछ प्रॉपर्टी को एक्सेप्शन साबित करते हैं। हमें पता है क्या, एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन जो है एक ऐसा नन मेटल है जो अलग अलग तरीकों से एग्जिस्ट करता है। ईच फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रोप बोलते हैं। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन एंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने बोला नन मेटल्स जो होते हैं मेटल्स के प्रॉपर्टी के अपोजिट, तो इनका नन हार्डनेस होना चाहिए। आंसर जनरल वे में सही है, लेकिन एक्सेप्शन में डायमंड आता है। डायमंड एक नन मेटल है जो कि एलोट्रोप है कार्बन का, लेकिन उसकी हार्डनेस मेटल से भी ज़्यादा होती है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन।
इसकी सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी है। ग्रेफाइट भी एक एलोट्रोप होता है कार्बन का, और ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। नन मेटल की प्रॉपर्टी हो गई इट इज द नन कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि उसमें 4 बॉन्ड बनने होना चाहिए, बट देयर विल बी ओनली 3 बॉन्ड विच विल हैपन बिटवीन दैम। एल्काई मेटल्स जो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, जो मैंने बोला उसको तुम नाइफ से कट कर सकते हो क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। दे हैव द लो डेंसिटी एंड द लो मेल्टिंग पॉइंट। उनके पास लो डेंसिटी भी होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट्स भी होता है। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल। ये हो गए सारे फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। एक बार रिकैप, मेटल्स में हमने क्या देखा, लस्टरस देखा, हार्डनेस देखा, फिर मेलेबिलिटी देखी, सिल्वर और गोल्ड सबसे ज़्यादा होते हैं, डक्टिलिटी देखी, गोल्ड सबसे ज़्यादा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देखा, दैट वाज सिल्वर एंड कॉपर अच्छे होते हैं, और लेकिन लेड और मर्क्यूरी लो मेल्टिंग पॉइंट भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद सोनरस होते हैं, और ये सारे प्रॉपर्टी में नन लगा दो, दैट कॉल द नन मेटल्स। एक्सेप्शन इज दैट मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, बाकी सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं। गैलियम और कैशियम इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं कि हाथ में ही क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, आयोडीन जो होता है लस्टर प्रॉपर्टी को शो करता है नन मेटल होने के बावजूद। कार्बन के एलोट्रोप डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराती है। और तीसरा लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम वैसे मेटल्स है जो कि सॉफ्ट होते हैं और उनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। एक्टिविटी 3.8, देखो, take a magnesium ribbon and some sulfur powder. Burn the magnesium ribbon, collect the acids formed, dissolve them in water. Test the resultant solution with the both red and blue litmus paper. Is the product formed on the burning magnesium oxide or basic? Now burn sulfur oxide place. ये चीज़ जो है I am telling you, ये तुमने पीछे वाले चैप्टर that was acid, bases and salts में ऑलरेडी पढ़ चुका है। याद करो, मैंने बताया था जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है, जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हीट देते हैं, तो मेटल ऑक्साइड बनता है। और नन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और हीट देते हैं तो नन मेटल ऑक्साइड बनता है। और बताया था नन मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड, नन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है इन नेचर, वाइल मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है इन नेचर। तभी तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, और नन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराती है। लेट मी रीड एंड मेक यू अंडरस्टैंड। Most non-metal produce acidic oxide when dissolved in water. यही ना बात हुई, जब भी नन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और जब भी डिज़ोल्व करते हैं वाटर में। और ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो बेसिक ऑक्साइड्स देते हैं, और यू विल लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड्स इन द नेक्स्ट सोल्यूशन, नेक्स्ट सेक्शन। मतलब सिंपल इतनी है, ये पूरे एक्टिविटी को पढ़ने का सारांश यही है कि मेटल प्रोड्यूस करते हैं मेटल ऑक्साइड्स को, नन मेटल प्रोड्यूस करते हैं नन मेटल ऑक्साइड्स को। मेटल ऑक्साइड्स एक्चुअली में बेसिक होता है क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, और नन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है जो बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। We will learn about the chemical properties of metal in the following section. हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे 3.2.1 से लेके 3.2.4 सेक्शन तक। हमने फॉलोइंग मेटल्स को अपने पास ले लिया केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिएक्शंस को कैरिड आउट कराने के लिए, ठीक। पैरा रिएक्शन, क्या होगा जब मेटल्स को हम लोग हवा में बर्न करेंगे। हवा में बर्न करेंगे मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, हवा में तो ऑक्सीजन होता है,
जो अभी रिएक्शन मैंने की, मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ, इन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो हीट के प्रेजेंस में, तो बर्न तो हुआ, हीट आ गया, और ऑक्सीजन में एयर में ऑक्सीजन होता है। तो यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट तुमने पहला चैप्टर में पढ़ा था, मैग्नीशियम को बर्न करोगे, मैग्नीशियम रिबन को, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सिमिलर रिएक्शन कि मैग्नीशियम को एयर में बर्न करोगे, एक डेजलिंग वाइट फ्लेम आएगा, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, एंड डू ऑल द मेटल्स रिएक्ट इन सेम मैनर। क्या इसी तरह सारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं? लेट अस चेक। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पढ़ लेना। नाउ कलेक्ट होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन एबव विद अ पेयर ऑफ टंग्स, किसी भी मेटल्स को टंग्स के थ्रू उठा लो। ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम, कोशिश करो उसको फ्लेम के ऊपर बर्न करने के लिए। इस एक्टिविटी को हर एक मेटल सैंपल के साथ ट्राई करो और प्रोडक्ट क्या बना कलेक्ट करो। लेट द प्रोडक्ट एंड मेटल सरफेस कूल डाउन, फिर जलाने के बाद, बर्न करने के बाद दोनों जो प्रोडक्ट निकला, जैसे कि मैग्नीशियम को जब रिबन को तुमने जलाया तो जो प्रोडक्ट निकला, जो एस निकला और वाइट डेजलिंग फ्लेम निकला, जो एस निकला उसको भी कलेक्ट करो, और जो आधा जला हुआ रिबन है उसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ दो। विच मेटल बर्न इजली, कौन मेटल जल्दी बर्न हो गया, और व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न, और जब मेटल को जला रहे हो तो क्या फ्लेम निकला, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन में वाइट डेजलिंग फ्लेम निकला, और फिर पाउडर जो ऐसा आया दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम पाउडर। नाउ हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, बर्निंग के बाद मेटल सरफेस कैसे दिख रहा है। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल। तो सबसे पहली बात, मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो और इसमें साथ ही साथ हीट दे दो। वेट, इसमें साथ ही साथ क्या दे दो, इसमें साथ ही साथ हीट दे दो, तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है। और वी ऑल नो दैट मेटल ऑक्साइड इज नथिंग बट अ बेस। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कॉपर इज हीटेड इन एयर, जब कॉपर को हीट करोगे किसमें, एयर में, विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द कॉपर ऑक्साइड अ ब्लैक ऑक्साइड। तो ये भी हम लोग रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, कि जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन होता, कॉपर होता ब्राउन है, बट हीटअप करने के बाद उसमें क्लेयरिंग आ जाती है ब्लैक कलर की। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम फॉर्म्स द एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। ये रिएक्शंस याद रखना। और एक और, जैसे कि हम लोग ने पीछे ही चैप्टर्स में पढ़ा, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वी हैव लर्न द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। याद रखो, एसिड बेस की रिएक्शन सारी, एसिड बेस में क्या पढ़ा था हमने, कि जब मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। दैट मीन्स, और एक और चीज़ कि जब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट किया था HCl के साथ तो क्या बना था, क्या बना था, CuCl2 प्लस H2O। CuCl2 क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तभी होता है जब ये एसिड और बेस हो, इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स क्या है, बेस है नेचर में। बट सब मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सो बोथ एसिड एज वेल एज बेस बिहेवियर। ये एक्सेप्शन है, याद रखना। जनरली मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन 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 एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड वैसे मेटल ऑक्साइड है जो कि एसिड बिहेवियर भी रखते हैं और बेसिक बिहेवियर भी रखते हैं। दैट इज कॉल्ड द एम्पोथेरेटिक ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड बोथ एसिड और साथ ही साथ बेस की बिहेवियर रखता है सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम लोग एम्पोथेरेटिक ऑक्साइड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे मतलब मेरे टाइम पे भी वाईक्यू आए हुए हैं, तो सोच लो, वाईक्यू तो आए हुए हैं। नाउ देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल, ये हो गया मेटल ऑक्साइड, ये हो गया मेटल ऑक्साइड। इसको तुमने एसिड के साथ रिएक्ट किया, दैट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या बना, सॉल्ट बना और वाटर बना। सेम रिएक्शन, सॉल्ट बना और वाटर बना। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द एल्कलाइज। देखो मेटल ऑक्साइड बेस है, तो मैंने बताया जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उसको एल्कलाई बोलते हैं। तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं एल्कलाइज बनाने के लिए। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं एल्कलाइज बनाने के लिए। ठीक,
सारे मेटल ऑक्साइड्स नहीं डिजोल्व होते हैं अल्कलाइज बनाने के लिए, कुछ जाते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। यू हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.3 ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। सेम रेट पे हर एक मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं किया है। डिफरेंट मेटल अलग अलग प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं। मेटल जैसे कि पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ कीप्ड इन द ओपन। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको बर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा मॉइस्चर में रखो या एयर में रखो या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखो या फिर नॉर्मल एयर पे रखो तो वो डायरेक्टली ही कैच कर लेते हैं फायर, जैसे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। और बाकी हिंट्स टू प्रोटेक्ट देम टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर कीप्ड एम्बैरेज इन केरोसिन ऑयल। हुआ क्या, एक्चुअली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जब रिएक्शन हम लोग या बर्न करते हैं उसको एयर में, तो उसकी रिएक्टिविटी हर मेटल्स के साथ एक जैसी नहीं होती, क्योंकि कुछ मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल कम रिएक्टिव होते हैं। इनमें से सोडियम एंड पोटेशियम की बात किया जाए तो ये ऐसे मेटल है जो बाहर रखते ही बिना आग दिए ही पहले ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक फायर को कैच कर लेते हैं विग्रसली। इसीलिए उनको बाहर नहीं रखे क्योंकि वो बार बार बर्न हो जाएंगे, जलने लगेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एयर में, इसलिए उनको केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे द सरफेस ऑफ मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक एंड लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड ऐसे मेटल्स हैं जिनको अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर रखा जाए तो उनमें एक ऑक्साइड की लेयर बैठ जाती है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। एक बार ऊपर में लेयर बैठ गई तो वो दोबारा ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन के साथ, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग लेयर होता है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न्स विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। देखो, आयरन वैसा मेटल है जो जनरली बाहर रखने से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन उसके स्प्रिंकल्स मतलब टुकड़ों को अगर हम लोग हीट दे इन एयर तो वो रिएक्ट कर जाएगा बर्नर में, मतलब वो एस प्रोड्यूस करेगा, उससे फ्लेम निकलने स्टार्ट करेगा और इन शॉर्ट वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉपर बर्न नहीं होता बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर। कॉपर एक्चुअली बर्न नहीं होता, उससे कोई एस नहीं निकलती, बल्कि उसमें एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, डेट इज कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। वो एक्चुअली ब्राउन कलर का होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक कलर में। सिल्वर एंड गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जैसे रूम टेम्परेचर पे तुम देखे होंगे बाहर में इतने गोल्ड्स और सिल्वर रखे रहते हैं, थोड़ी ना रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन कॉपर भी रिएक्ट नहीं करता, उस पर बस एक लेयर आ जाती है। आयरन तो रिएक्ट ही नहीं करता, लेकिन उसके स्प्रिंकल्स ग्रैनुअल्स रिएक्ट कर जाते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज एक रिकैप दे दूं। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब इनमें से पोटाशियम, सोडियम सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इसलिए उनको बाहर ही नहीं रखा जाता, क्योंकि उनको बाहर रखो बिना आग दिए ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके विग्रसली फायर को कैच कर लेते हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट मैग्नीशियम नॉर्मली रिएक्ट करता है, वो अच्छा खासा, मतलब उनमें एक लेयर आ जाती है ऑक्साइड्स की, बर्न करने के बाद उनसे ऑक्साइड्स फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड्स, एस निकलते हैं, वाइट डिजलिंग फ्लेम निकलते हैं। मैग्नीशियम, जिंक, क्या क्या, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेड, ये मेटल्स हैं जिनमें बाहर रखने के बाद मेटल ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है। आयरन वैसा मेटल है जो जनरली बाहर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन उसमें अगर ग्रैनुअल्स को अगर बर्न किया जाए तो वो बर्न हो जाता है। कॉपर बर्न ही नहीं होता, उसमें सिंपली एक लेयर बन जाती है कॉपर ऑक्साइड की। अनदर थिंग इज़ दैट सिल्वर एंड गोल्ड जो होता है रिएक्ट ही नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ इवन एट द रूम टेम्परेचर। और जो जो मेटल्स पे बाहर रखने के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड पे एक कोटिंग बन जा रही थी, वो कोटिंग क्यों बनती है, वो ऑक्सीडाइज होने के बाद जो कोटिंग है वो बनती है, जैसे कि आयरन में रोस्टिंग हो जाना, ये सब, सिल्वर में ब्लैकनेस आ जाना, ये कोरिजन हो गया जो एयर और मॉइस्चर से आता है। लेकिन ऑक्सीडाइज वो होता है कि जब वो बाहर के ऑक्सीजन और मॉइस्चर से जब वो रिएक्ट करते हैं तो उस पर एक लेयर बन जाती है, दैट लेयर इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग लेयर। और वो ऑक्सीडाइजिंग लेयर जो होता है वो मैग्नीशियम, लेड, जिंक, एल्युमिनियम में बनता है और वो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.2 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ मेटल। सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में पहला पॉइंट नंबर सोडियम और पोटेशियम का तो सेट हो गया। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रोसली सिंपलिंग दैट इट इज़ नॉट अ रिएक्टिव एज सोडियम।
मैग्नीशियम का देखा कि वो उतना रिएक्टिव नहीं है जितना सोडियम और पोटाशियम है, बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर, लेड। ये सब तो नॉर्मल अपने लहताल पे ही चल रहे, तो अब इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस को कैरिड आउट करेंगे। अब क्या होगा जब मेटल्स को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हाट विल हैपन व्हेन अ मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है कि कैसे मेटल्स को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करें तब क्या होता है। एक सेकेंड, रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, मतलब उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, दैट वाज ऑफ द रिएक्शन ना, आयनिक कंपाउंड। चलो चलो फटाफट। मेटल रिएक्ट विथ एसिड, पहले पार्ट में, ये चैप्टर का पहला पार्ट में एक्चुअली मैं तुमको यहाँ तक पढ़ाऊँगी, दैट वाज मेटल्स की वाटर से रिएक्शन। उसके बाद ये मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन, और उसके बाद फर्दर एक वीडियोस में आएगी। ओके, 2 वीडियोस या 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, चैप्टर्स लॉन्ग है। तो व्हाट हैपन व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ वाटर, क्या होगा जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। देखो, पुट स्मॉल पीसेस ऑफ सैंपल सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद द कोल्ड वाटर। अब क्या हुआ, हमने ठंडी पानी ली, ठीक है, उसमें मेटल्स डाला, देखते हैं मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं कि नहीं। ठीक है, सीधा यहाँ हो जाओ। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड। मेटल्स क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन को निकालते हैं। मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ प्रोड्यूस करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये रिएक्शन जो तुमको जनरल फॉर्म में दे दिया गया है, बाकी अब एक एक मेटल्स करके देखो। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन निकालता है। वाइल मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो मेटल रिएक्ट विद वाटर तो मेटल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन, और मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर वो फिर वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन सारे के सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते। लेट अस सी, इसके बेसिस पे हम लोग को फर्दर रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट का डिस्टिंक्शन पता चलेगा। मेटल जैसे कि पोटाशियम में सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये पानी में जाते ही, कोल्ड वाटर में जाते ही वायलेंटली रिएक्ट कर जाते हैं, और दिस रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली एंड कैचेस फायर। और ये जब पोटाशियम और सोडियम को पानी में, कोल्ड वाटर में डाला जाता है, तो ये रिएक्शन इतना फास्टली होता है, इतना वायलेंटली होता है कि उससे जो हाइड्रोजन निकलती है वो बाहर निकलते ही फायर कैच कर लेता है। तो इतनी रिएक्टिव होती है सोडियम एंड पोटाशियम। इतना तो पता चल गया कि रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम एंड पोटाशियम बाकी मेटल से जल्दी रिएक्ट करते, तो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज में लिस्ट पे नाम 1 और 2 पे होगा। ठीक है, अब कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है लेकिन लेस वायलेंटली, और हीट जो इवॉल्व होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो फायर को कैच कर ले। बट कैल्शियम जो होता है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन निकलता है जब कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और जो हाइड्रोजन निकलता है वो कॉपर के पीछे वाले सरफेस पे अटैच हो जाता है, जो उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कैल्शियम में लेस वायलेंट होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, एंड इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। पढ़ा कॉपर नहीं, कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो रिएक्ट तो कर जाता है कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन लेस वायलेंटली होता है, और हाइड्रोजन इतना भी एक्टिव नहीं होता है कि वो सीधा बाहर निकल के फायर कैच कर ले। वो सिंपली कॉपर के नीचे वाले सरफेस पे स्ट्रिक कर जाते हैं, उसके बबल्स स्ट्राइक कर जाते हैं, जिसके कारण वो फ्लोट करने लगता है। और मैग्नीशियम देखो तो क्या देखा, सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, देन पोटाशियम है, और उसके बाद कॉपर है, कैल्शियम है। क्योंकि कैल्शियम क्या है, कैल्शियम वैसा कंपाउंड है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर गया, लेकिन मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से ना रिएक्ट करके हॉट वाटर से किया, लेकिन उससे जो हाइड्रोजन निकला रिएक्ट करने के बाद वो उसके नीचे वाले सरफेस पे स्टिक हो गया, और उसके स्टिकिंग होने के बाद वो फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
बट दे रिएक्ट विथ स्टीम। उसके बाद क्या हुआ, मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम, अब देखो मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड और हॉट वाटर, दे रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड्स। अब क्या होता है, अब एक और एक्सेप्शन आ गया। अब और एक एक्सेप्शन क्या आया, मैंने पहले बोला कि मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, कोल्ड से नहीं। अब उसके बाद वाले जो सब्सटेंस है एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये लोग हॉट से भी नहीं होते, ये स्टीम से रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो इतना तो पता चल गया, फर्स्ट नंबर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज इज सोडियम, देन पोटाशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम। उसके बाद फिर डिस्टिंग्विश करेंगे एल्युमिनियम, आयरन और जिंक के बीच में। तो ये स्टीम से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। ये तो फिर भी ठीक कि स्टीम से रिएक्ट कर जाते हैं, बट कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड तो वैसे मेटल्स है जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, तो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज में मान बहुत नीचे आता है। ये भी पढ़ाई देती हूँ, व्हाट हैपन व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या होता है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन को लिबरेट करता है। ठीक है, जैसे कि सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन को लिबरेट करता है, जैसे कि जिंक प्लस HCl गिव द जिंक क्लोराइड प्लस H2। तो हाइड्रोजन इसमें भी लिबरेट होगा, तो सॉल्ट बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। जैसे कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन निकालता है। बट डू ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद द सेम मेटल, लेट अस फाइंड आउट। तुमको प्रिकॉशन वोकाशन जो रखना है रख लो। कुछ सैंपल सेपरेटली लो टेस्ट ट्यूब में कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सस्पेंड थर्मोमीटर्स इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बबल्स आर डिप्ड इन द एसिड। Observe the rate of formation of bubbles carefully. Which metal react vigorously with dilute hydrochloric acid? Which metal did you record? अब क्या करो, बहुत सारे टेस्ट ट्यूब ले लो, उस सब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो। अब एक एक करके डिफरेंट मेटल्स सब में डाल दो। अब देखो उसमें सब टेस्ट ट्यूब में थर्मामीटर लगा के रखना कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उसकी टेम्परेचर नोट कर सके, देखे किस में ज़्यादा हाइड्रोजन निकल रहा है, किस में कम निकल रहा है, किस में निकल ही नहीं रहा। तो राइट इक्वेशन फ्रॉम द रिएक्शन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इतना तो पता चल गया, सोडियम के साथ ज़्यादा रिएक्ट कर जाएगा, पोटाशियम के साथ ज़्यादा रिएक्ट कर जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम भी रिएक्ट कर जाएगा, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये सब भी रिएक्ट कर जाएंगे, कॉपर, लेकिन सिल्वर और गोल्ड वैसे मेटल्स है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जनरली एसिड के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एसिड जो है वो मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। नाइट्रिक एसिड भी एक ऐसा एसिड है, लेकिन इसके साथ मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं देते। क्यों? इसका केमिकल फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का HNO3 है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए सॉल्ट बनाने ही नहीं देता है, ये डायरेक्टली वाटर बना देता है। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा ही नहीं, ये हाइड्रोजन लिबरेट करने ही नहीं देता है, ये डायरेक्टली उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर लिबरेट आउट कर देता है। तो ये H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर प्रोड्यूस करने के लिए और अपने आप को रिड्यूस कर देता है टू फॉर्म एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO and NO2। बट मैग्नीशियम एंड द मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। कोई भी मेटल्स जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स जो है जब भी HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 तो लिबरेट आउट नहीं होता, बल्कि इसके जगह पे H2O निकल जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैग्नीज वैसे मेटल्स होते हैं जो इसके साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आर दोज मेटल्स विच रिएक्ट विद HNO3 डाइल्यूट टू इवॉल्व H2 गैस। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी, यहाँ से वहाँ तक तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वॉज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। क्या होगा जब तुमने उस एक्टिविटी को परफॉर्म की तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम के केस में था। एंड द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, और रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक था जब मैग्नीशियम को HCl में डाला। रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर, मैग्नीशियम का ज़्यादा था, फिर एल्युमिनियम का, फिर जिंक का, फिर आयरन का। इन दिस केस कॉपर कोई बबल नहीं प्रोड्यूस करता है और टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज रहता है, और दिस सोज कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। हमें पता चल गया सोडियम,
पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, देन पोटाशियम था, उसके बाद वाटर वाले से हमें पता चला कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। अभी इस एक्टिविटी पता चला मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, फिर एल्युमिनियम के बाद जिंक और जिंक के बाद आयरन, क्योंकि मैग्नीशियम एसिड के साथ रिएक्ट करके ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन के बबल्स जब ज़्यादा आ गए तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और साथ ही साथ उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। लेकिन कॉपर इसमें भी प्रोड्यूस नहीं करता है कोई भी, इसका मतलब कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, और सिल्वर और गोल्ड तो करता ही नहीं। ठीक है, तो इतनी रिएक्टिविटी सीरीज पता चल गई हमें। अब हमें डिस्टिंग्विश करना है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के बीच में। लेट्स गो। यहाँ तक रिएक्टिविटी सीरीज तक तो हम लोग पहुँच गए। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट? कैसे मेटल्स जो होते हैं दूसरे मेटल सॉल्ट्स के थ्रू रिएक्ट करते हैं। एक क्लीन वायर कॉपर लो, एक आयरन नेल लो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला खेल है। देखो यहाँ रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द रेस्ट रिएक्टिव मेटल। अगर एक जगह तुम कॉपर ले रहे हो और एक जगह तुम जिंक ले रहे हो, तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, इतना तो अभी हमने ऊपर ऑब्जर्व कर लिया। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद करो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए की गर्लफ्रेंड ए डैश, बी इज अलोन, बी ज़्यादा रिएक्टिव था तो ए को उड़ाया, बी की गर्लफ्रेंड को ए की गर्लफ्रेंड को ले गया और ए बच गया अलोन। तो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं यानी कि बी, वो क्या करता है, लेस डिस्प्लेस एलिमेंट्स यानी कि ए को डिस्प्लेस कर देता है और उनका कंपाउंड इन द सोल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म, और उनका जो कंपाउंड्स बनता है सोल्यूशन में या फिर मोल्टेन फॉर्म्स में। इसी तरह हुआ था ना कि जब कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में आयरन डाला था तो FeSO4 बना था और कॉपर बाहर आ गया था, तो सॉल्यूशन का कलर भी फेड हो गया था और आयरन में भी रस्टिंग आ गई थी। यही कारण था क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसकी गर्लफ्रेंड को इसने उठा लिया, बाकी ये अलोन बच गया। ठीक है, यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल द मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड, बट all metals do not react with this reagent, so we are not able to put all the metal samples we had collected in decreasing order of their reactivity, displacement and displacement reaction studied in the chapter 1। उसी के basis पे metal of A, salt solution of B, salt solution of A plus metal of B। okay, then copper or iron is more reactive according to your observation। कॉपर और आयरन में आयरन ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है क्योंकि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब आ जाओ रिएक्टिविटी सीरीज में। मोस्ट रिएक्टिव में पहले पोटाशियम, देन सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर एक हाइड्रोजन कैसे आ गया, ये प्रेफरेंस लेबल होता है भाई। सोचोगे मेटल्स के केस में नॉन मेटल कहाँ से घुस गया, ये अभी देखो हाइड्रोजन वैसा कंपाउंड है ना पीरियोडिक टेबल में जिसको मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में हम बांट नहीं सकते, क्योंकि वो एक दे दे तो मेटल कैटेगरी पे आ जाएगा और ले ले तो एक मेटल की कैटेगरी से हट जाएगा। कॉपर, फिर मर्क्यूरी, फिर सिल्वर और गोल्ड, ये याद कर लो। ये आता है कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है MCQ में एज इट इज़ क्वेश्चन। एक बार याद करा देती हूँ तुम्हें। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो मोस्ट रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव तक और रिएक्टिविटी 6। सो आपका फ़िलहाल तो होमवर्क यही होगा कि आप जितनी भी चीज़ मैंने पढ़ाई है उसे एक बार रीड कर लो और जो जो याद करने बोला है वो सब याद कर लो, क्योंकि उतना कुछ तुम्हारे बुक में है नहीं जितना तुम लोग हार्ड समझते हो, तुम्हें ये सब करना है। तो दिस इज़ ऑल फॉर राइट नाउ। तुम्हें बस ये सब चीज़ें अच्छे से गेट बाय हर्ट कर लो, लर्न बाय हर्ट कर लो, जो बोलना है बोलो, बस इन सबको याद कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद फर्दर ये चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एंड आई होप दैट यू आर फॉलोइंग माई शेड्यूल एंड आई होप दैट यू विल स्कोर 95% प्लस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।